मॉर्निंग क्लास। आज हमारे विषय में हम लोग भूगोल का पहला चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि पृथ्वी की बाह्य संरचना किस प्रकार की उसका निर्माण होता है तथा उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आइए जानते हैं। पृथ्वी सबसे पहले प्रारंभ में हम क्या जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक दहकते आग के समान थी। पृथ्वी जो थी वो एक दहकते हुए आग के, जिस प्रकार सूर्य में इतनी ऊष्मा है उस प्रकार पृथ्वी में भी एक बहुत ज़्यादा ऊष्मा पाई जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे ठंडी हुई और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसमें वायुमंडल का निर्माण हुआ। फिर इसमें घनघोर पृथ्वी के ऊपरी स्थल पर महासागरों की संरचना या महासागरों की रचना किस प्रकार हुई। वृष्टि के कारण पृथ्वी के ऊपरी भाग, निचले भाग में पानी भर गया, जिससे महासागरों की रचना हुई और अपेक्षाकृत ऊंचे उठे भाग को प्रायद्वीप गया है। अब उसके बाद आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखिए, पृथ्वी की आंतरिक, अगर पृथ्वी का वह भाग, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी का वह भाग जिस पर हम लोग निवास करते हैं वो कहलाता है क्रस्ट। तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें हम लोग रहते हैं वो कहलाता है क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल। ठीक, मेंटल को 2 भाग में विभाजित किया गया है, एक है ऊपरी मेंटल, दूसरा है निचला मेंटल। फिर है आंतरिक को, फिर उसके बाद आता है कोर। पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु होता है वो कहलाता है कोर। अब बच्चों, क्रस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्रस्ट क्या होता है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जहाँ पे हम निवास करते हैं वो, उसके 2 भाग होते हैं। हम लोग निवास करते हैं, स्थल में रहते हैं, तो वो स्थलीय भाग कहलाया गया है। लेकिन समुद्र, नदी, उसके नीचे भी तो वो होती है, स्थल होता है, तो उसके नीचे का जो स्थलीय वो होता है सागरीय भाग। अब उसकी कितने किलोमीटर तक की उसकी औसत मोटाई मानी गई है, तो 50 से 100 किलोमीटर तक की इसकी औसत मोटाई मानी गई है। तो क्रस्ट के बारे में हम लोग जान लिया। आइए मेंटल और कोर के बारे में जानते हैं। मेंटल क्या होता है। क्रस्ट के निचला भाग मेंटल कहलाता है। तो बच्चों, मेंटल क्या होता है। क्रस्ट के नीचे जो मेंटल निचला भाग होता है वो मेंटल होती है। उसकी मोटाई लगभग कितनी होती है, 2000 किलोमीटर तक की उसकी मोटाई मानी गई है। अब उसके बारे में, मेंटल को 2 भागों में विभाजित किया गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। अब उसका घनत्व है 4.5। अब उसके बाद आता है कोर। पृथ्वी के सबसे आंतरिक केंद्रीय बिंदु, जैसे बच्चों अभी हमने बताया कि पृथ्वी के जैसे ये है पृथ्वी का ये एक टुकड़ा है, तो सबसे ऊपरी स्थान पे हम लोग रहते हैं, तो ये कहलाता है क्रस्ट। फिर उसके बाद आता है मेंटल। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में, मेंटल के सबसे बाद जो केंद्रीय बिंदु है ये होता है कोर। ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। कोर है, कोर को फिर 2 भागों में विभाजित किया। तो बच्चों, कोर क्या है। इसका केंद्रीय बिंदु है, इसकी मोटाई लगभग है 3417 किलोमीटर मानी गई है। इसका घनत्व है 10। इसके निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है। इस परत को 2 भाग में, इसको बाह्य कोर और आंतरिक कोर कहते हैं। तो कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक बाहरी कोर, एक आंतरिक कोर। अब आइए जानते हैं पृथ्वी की बाह्य संरचना के बारे में। अभी हम लोग ने बताया कि बाह्य संरचना किससे बनी होती है, तो वो क्रस्ट या भूपर्पटी से बनी होती है। इसमें मैक्सिमम क्या हो, इसमें अधिकांशतः ये चट्टानें पाई जाती हैं। अब चट्टान कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान। अब इनका आइए हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होती है। आग्नेय चट्टान सबसे पहले क्या है, इसका लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से संबंधित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आग। पृथ्वी, इग्निस, आग्नेय शैल किससे बना हुआ है, इग्निस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा पिघला हुआ मैग्मा धरातल पर तथा धरातल के नीचे स्थित चट्टानों में प्रवेश करता है, तो वहाँ ठंडा होकर ठोस के रूप में धारण करता है, तो आग्नेय शैल का निर्माण होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग, पृथ्वी के क्रस्ट यानी भूपर्पटी, उसका 2/3 भाग आग्नेय शैल का बना होता है, जिसका प्रमुख है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट। इस प्रमुख आग्नेय शैल उसका उदाहरण है। तो बच्चों, आग्नेय शैल का निर्माण कैसे हुआ, देखिए ये है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से ये लावा निकल रहा है। ये लावा जब निकल के इसके बाहरी सतह पर यहाँ पर और इससे दूर जाके जब जम जाता है, तो कठोर चट्टानों के रूप में परिवर्तित होता है। इन्हीं चट्टानों को कहते हैं आग्नेय चट्टान। अब आइए आग्नेय चट्टानों की विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। आग्नेय चट्टान कैसी होती है, अत्यधिक कठोर होती है। इसमें रवेदार चट्टान पाई जाती है। इसमें परतें नहीं पाई जाती, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा होती है। तो बच्चों, आग्नेय चट्टान और उसकी विशेषता के बारे में जान लिया। अब उसके बाद आता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होती है, ये भू धरातल का ऊपरी भाग का 75% यानी 75% अवसादी शैल का बना होता है। तो भूपर्पटी का 75% किससे बना होता है, अवसादी शैल होता है।
अब अवसादी शैल का निर्माण किससे होता है? हम जानते हैं कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ? पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब हर जगह आग्नेय चट्टान थी। आग्नेय चट्टान का ही विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, टूट फूट की क्रिया द्वारा, उसके बाद जब आग्नेय चट्टान का निर्माण हो गया तो आग्नेय चट्टानों में जब टूट फूट की क्रिया हुई, उससे वो अपने स्थान से हटकर दूसरी जगह स्थान पर जमा हो गया। इस प्रकार अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। देखिए बच्चों क्या हुआ, आग्नेय चट्टान बनी, उसके बाद उसमें टूट फूट की क्रिया हुई, वो टूट गई किसी तरह, और फिर हवा या नदियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके जमा हो गई। इस जमी हुई चट्टानों से ही किसका निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों की विशेषता क्या होती है? इसके एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है? बालू का पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, खड़िया, कोयला, जिप्सम, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अब इसका विशेषता देखिए, इसकी विशेषता है ये चट्टानें इसमें रवे नहीं मिलते हैं और ना ही शहर में जब ताप दाब की क्रिया होती है उसके कारण जो रूप परिवर्तित होता है। तो बच्चों, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? जैसे आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान में अगर ताप दाब की क्रिया हुई और उसका रूप परिवर्तित हो गया तो वो कौन सी चट्टान कहलाई? वो एक नई चट्टान बन जाती है, जिसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे कि कच्ची मिट्टी या मुलायम मिट्टी से बने ईंट या घड़ों को जब आग में पका दिया जाता है तो तो उसका रंग और गुण मजबूत हो जाता है। इस प्रकार रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसके बाद देखते हैं, विशेषता पहले पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद इसमें अंतर पढ़ेंगे ये क्या होता है। कायांतरित चट्टान में कौन सी गहरा प्रभाव होता है? ताप और दाब का गहरा प्रभाव पड़ता है। इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। ये चट्टानें कठोर होती हैं तथा इसमें अपरदन का प्रभाव कम पड़ता है। इन चट्टानों का उपयोग किसमें किया जाता है? मकानों को बनाने में किया जाता है। ये चट्टानों में बहुमूल्य खनिज, सोना, हीरा, संगमरमर आदि ये सब मिलते हैं। तो बच्चों, कायांतरित चट्टान के बारे में अत्यधिक हम लोगों ने इसकी विशेषताएं भी पढ़ ली। अब आइए पढ़ते हैं आग्नेय और अवसादी चट्टानों में क्या अंतर है। इसका निर्माण पृथ्वी के क्रस्ट पर लावा के ठंडा होने से हुआ है। और इसका निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों के चूर्ण से, चट्टानों के टूटने से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से इस अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। इनको कहते हैं प्रारंभिक चट्टान, इनको कहते हैं द्वितीय चट्टान। इनमें परतों का अभाव होता है, इसमें परतें पाई जाती हैं। ठीक, इसमें परतें अवसादी चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी में क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, और इसका एग्जाम्पल है बलूका, पत्थर, कोयला, ये सब अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अब इसके बाद बच्चों आइए पढ़ते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ज्वालामुखी एक छिद्र भूपटल का मुख होता है। ज्वालामुखी एक भूपटल में एक मुख होता है जिसमें लावा, गैस, वाष्प, ठोस चट्टान बाहर निकलते रहते हैं। कभी कभी लावा भूपटल की बाहरी दरारों से बाहर आता है। इस प्रकार निकला पदार्थ मुख की चारों ओर एकत्रित हो जाता है। इसके बाद कठोर होकर ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके बारे में देखिए किस प्रकार से होता है। जैसे ये धरातल है, धरातल पे एक ये मुख बना हुआ है। ठीक है, अब इसके हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या पाया जाता है। इसमें लावा, भाप, पिघली हुई चट्टानें, है ना, पिघली हुई चट्टानें। देखिए जैसे ये है, पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं, जलवाष्प पाई जाती हैं। हाँ, जब यही लावा जब यहाँ से निकलता है, आंतरिक क्रिया के कारण जब ये जलवाष्प लावे के रूप में बाहर निकलता है तो ये ज्वालामुखी के बाहरी क्षेत्र पर इकट्ठा हो जाता है। फिर जब यही क्रिया दोबारा यही क्रिया और होती है, एक होता है क्रेटर जो नलिका के समान होता है, जिसे क्रेटर कहते हैं, और एक तथा होता है शंकु। तो क्या होता है,
ज्वालामुखी की एक विशिष्ट आकृति है जिसमें एक होता है क्रेटर और शंकु। इससे नलिका होकर लावा बाहर आता है, उसे ग्रीवा कहते हैं। और प्याले की आकृति का मुख क्रेटर कहलाता है। लावा शंकुआकार ढेर जो जमकर पहाड़ी को रूप देता है उसे शंकु कहते हैं। अब ज्वालामुखी क्रिया का किस कारण होता है, ज्वालामुखी की निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ज्वालामुखी का उद्गार अनेक कारणों से होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल के नीचे का तापमान बढ़ने से जो शैलें होती हैं वो द्रवित अवस्था में होती है, जिसे लावा कहते हैं। जब वर्षा का जल समुद्र या जल छिद्रों में, तो बच्चों पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है उसमें क्या है, उसके नीचे से पृथ्वी की ये बाहरी सतह है, तो पृथ्वी की आंतरिक सतह में शैल है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। यहाँ पे जो शैल होती है, जो चट्टानें होती है वो द्रवित अवस्था में होती है। इसके बारे में जान लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। अब जब वर्षा का जल, ये समुद्र जल छिद्रों के द्वारा, मतलब कि जब भूमि में छिद्रों के द्वारा जब पृथ्वी के अंदर चला जाता है तो वो ऊष्मा जो है वाष्प और गैस में बदल जाती है। जब कभी लावा गर्म गैस को कमज़ोर क्षेत्र वाले क्षेत्र से दरार से क्षेत्र मिल जाता है तो विस्फोट के साथ। अब जानते हैं कि पृथ्वी में ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी जान लिया कि हम पृथ्वी के निचला भाग बहुत ताप होता है, वहाँ पे चट्टानें पाई जाती है, पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है। जब कोई वर्षा का जल या नदियों का जल छिद्रों से भूमि के अंदर पहुँच जाता है तो वो वाष्प या गैस के रूप में निर्माण होकर धरातल से बहुत ही स्पीड से बाहर के निकलता है, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब बच्चों ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, एक होता है सक्रिय, दूसरा होता है सुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। इसमें अंतर क्या है, देखिए सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें उद्गार हुआ करता है, मतलब जिसमें से लावा बाहर निकलता रहता है, उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। इसमें इसका एग्ज़ाम्पल है एटना, जापान का फ्यूजियामा, बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप, ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद आता है सुप्त ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जो अभी तो शांत अवस्था में है, लेकिन इसके पहले कभी इसमें उद्गार होता था, बहुत समय पहले इसमें उद्गार होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये शांत अवस्था में है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इस प्रकार के ज्वालामुखी को कहते हैं सुप्त ज्वालामुखी, जो कि अभी सोया हुआ है लेकिन कभी भी ये विस्फोट कर सकता है। तो इसमें आता है मुख्यतः वेसुवियस ज्वालामुखी। सर्वप्रथम 79 ईस्वी में इसका उद्गार हुआ था तथा 1700 वर्ष तक सुप्त अवस्था में रहा। उसके बाद आता है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वे जिसमें कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब वे सक्रिय बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसकी कोई संभावना है। तो मृत ज्वालामुखी बच्चों क्या होता है, सुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी में अंतर समझ लीजिए। सुप्त ज्वालामुखी वो होता है जो अभी तो शांत है लेकिन पहले इसमें उद्गार हुआ था, यानी पहले इसमें से लावा निकला था और भविष्य में भी लावा निकल सकता है, इसकी संभावना होती है। लेकिन जो मृत ज्वालामुखी होता है इसमें पहले कभी उद्गार रहा होगा लेकिन बहुत वर्षों से ये शांत है, इसमें कोई उद्गार नहीं है और ना ही इसमें भविष्य में कोई उद्गार होने की या भविष्य में कभी भी इसमें से लावा निकलने की ऐसी कोई संभावना होती है। तो बच्चों ये मृत ज्वालामुखी हो गया। इस प्रकार बच्चों ये आपका जो पूरा चैप्टर है पृथ्वी की बाह्य तथा आंतरिक सतह ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।